वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग बात करते हैं सुबह 10 बजे फोकस के ऊपर। आज 2-3 दिनों के अंतराल के बाद थोड़ा सा आज मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ सुबह समय क्लास लेने के लिए। तो अभी आज का क्लास आपका चल रहा है फोकस का, जहां हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और दूरदर्शन के ऊपर। ठीक है, सो हमारी बात होने वाली है। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सक्यूजेस दे दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं इनसिंसियर थोड़ा सा हो गया था आपके इसको क्लासेस को लेकर के। तो थोड़ी सी कुछ हेल्थ इमरजेंसीज हैं जिसकी वजह से मैं सुबह की क्लासेस 2 दिन नहीं ले पाया था आपका, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी लगातार क्लासेस लेता रहूं जैसे आपकी शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बिना वक्त जाए कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एक छोटी सी जानकारी मेरे बारे में है। दिस इज ऑफ 10 years of experience. In fact, now it is more than 10 years of experience teaching Indian polity, governance, international relations, history, art and culture, and current affairs. I'm a good planner and a strategist, of course, for your examination. ठीक है, I'm also a good mock interview panelist रहा हूँ मैं, and mentored more than 50,000 students. And it is more than 50,000, it's more than 60,000 now. So रात के 9 बजे हम लोग बात करते हैं यूपीएससी 2020 के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स एट 9 PM। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अभी हमारी जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है 10th सितंबर से वर्ल्ड हिस्ट्री की मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं प्लस पे। सो प्लस के ऊपर हमारी जो क्लास अभी चल रही है एट प्रेजेंट जो रनिंग है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास, जो कि 10 सितंबर से शुरू हुआ था। यू कैन यूज दिस कोड, ठीक है, पावन 10 का कोड यूज करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बार बार बताया यार, आप लोग शायद मेरी बातों को समझते नहीं। 2021 और 22 के लिए जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको लिए मैं बता दूं कि अभी आपका मेंस फोकस करने का पूरा समय है। अभी आप अपनी टाइम को वेस्ट ना करें और उन सब्जेक्ट्स को जितनी जल्दी हो सकता है कवर अप कर लें जो उसका सरोकार केवल और केवल मेंस है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से नहीं है, पीटी के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको बता रखा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रीलिम्स में कुछ भी सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए जब आप पीटी की तैयारी करना शुरू करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे नहीं और ये हमेशा इग्नोर होता चला जाएगा। सो इट इज द राइट टाइम टू कवर अप दीज थिंग्स। ठीक है, सो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोग कर लें फटाफट, और ये जो है आपके पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आपका ये बैकग्राउंड तैयार कर देगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं कि देखिए अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन या प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, ये आप जानते होंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पर सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं, टेस्ट सीरीजेस होते हैं, क्विजेस होते हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है। डाउट क्लियरिंग सेशंस में एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये, मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया है, हमेशा हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेटेड। ये डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी थ्री क्लासेस 1, 2 and 3 classes you will have compulsory a doubt clearing session. ठीक है, so 4th class is always doubt clearing session. So again I would like to say 5th, 6th and 7th, so these are 3 classes. Again the 4th class is doubt क्लियरिंग सेशन, राइट। सो हम लोग इस तरीके से अपने क्लासेस को स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो खास करके बिगनर्स हैं, जिनका फाउंडेशन अभी उतना मजबूत नहीं है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास होना चाहिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस उनके लिए होना चाहिए। और अनअकैडमी ने इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कोर्स के मॉड्यूल में ये क्या रखा है, जो भी है स्ट्रक्चर में डाउट क्लियरिंग सेशंस का एक एसेंशियल फीचर है। सो इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अटैच्ड टू दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी प्लस। एंड हाउ यू कैन गेट, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे अनअकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड कर लेंगे, जिससे प्रोसीड आप करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, ये दिखाई देगा आपके पास क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन का 1 ईयर का है वो 44,000 का है एंड 2 ईयर का जो है वो आपके पास है 64,000। ठीक है, अगर आप ये पावन 10 का कोड यूज करते हैं यू विल गेट 10% डिस्काउंट और साथ ही साथ आपको क्या होगा, मेरे साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना, ये आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आप कैसे जुड़ सकते हैं ये आप लोगों को पता है। सो पावन 10 का कोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने 2 साल का कोर्स लिया है, तो पहली बात ये है कि इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी देती है। ये यूनिवर्सल है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल है जो कि आप 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए, ये 10% डिस्काउंट है जो आपको दिया जाता है। ठीक है ना, 10% ऑफ डिस्काउंट 64,000 का है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात कर रहे थे एक चीज और, जो मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जो प्राइस है हाइक हो रहा है फटाफट, आपके यूपीएससी सीएससी का जो प्राइस हाइक होने वाला है। सो अब ज्यादा वेट मत कीजिए, इट इज ऑल एक्सपेक्टेड कि रात के 12 बजे तक ही बढ़ जाना चाहिए था, बट आज हो सकता है कि आज किसी भी वक्त ये हाइक हो जाए। सो फटाफट आप क्या करते हैं, पावर 10 का कोड यूज करके आप क्या करते हैं 10% का डिस्काउंट लीजिए
और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलाइए, क्योंकि फीस कितनी बढ़ेगी, कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये हमें अभी भी नहीं पता है। जब तक एक बार डिसाइड होकर हमारे पास आ नहीं जाएगा तब तक हम लोग वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो जब तक अभी तक फीस हाइक नहीं हुआ है, 2-4-5 घंटे जितने बच गए हैं, जो 10 घंटे जितने भी हैं, उसमें आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। मैं मानता हूँ कि कम से कम 15-20 हज़ार रुपए का फर्क तो मिनिमम होना चाहिए होगा। चलिए आ जाइए, आज का पहला टॉपिक जो ये हमारे पास है, टाइटल है वो नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जन औषधि, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ इंडिया जन औषधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जन औषधि जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, ये है क्या, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाया गया, ठीक है, ये एक निर्णय आया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए दरअसल क्या है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है कि इंक्रीज करना है क्या, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जन औषधि केंद्रास हैं, जन औषधि की संख्या को बढ़ा दिया जाए और बढ़ा करके इसे 10,500 कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारे पास आबादी है उसके लिए, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इतनी संख्या भी अभी हमारे लिए कम है, लेकिन हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे, जन औषधि केंद्र को बढ़ा करके हम लोग को 10,500 करना है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो जन औषधि स्कीम है ना, इसको डिजाइन किया गया है क्या करने के लिए, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है जन औषधि के लिए, तो ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है ना, जो यानी कि जो अफोर्डेबल कॉस्ट है, यानी कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्वालिटी मेडिसिन को अवेलेबल करवाना ही इस स्कीम का उद्देश्य है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गरीब आबादी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और हर तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो मेडिसिन है, जो औषधि है, उसकी पहुंच इंश्योर करने के लिए ही इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया गया है। और यही वजह है कि जो जन औषधि केंद्र हैं, इनकी संख्या को बढ़ाने की बात कही जा रही है। सो जन औषधि केंद्र क्वालिटी मेडिसिन के लिए एट अफोर्डेबल प्राइस टू द कॉमन मैन, स्पेशली द पुअर वंस, ठीक है। अब देखते हैं, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया जन औषधि केंद्र बाय मार्च 2024, और आपको ये भी याद रखना है कि कब तक बढ़ाने की बात रखी गई है, मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात की गई है। अब देखते हैं कि जन औषधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि जो जन औषधि जो सेंटर्स हैं, इसको सेटअप करने का काम कौन करता है, तो ये इंडिया फार्मा जो ब्यूरो है, इंडियन फार्मा ब्यूरो, ये इसको सेटअप करने का काम करता है, सेटिंग अप दीज जन औषधि सेंटर्स, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो जन औषधि सेंटर्स जो है ना, स्टैब्लिश किया जाता है इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सितंबर 15 तक अगर बात करें तो जो जन औषधि जो आपके पास केंद्रास हैं, ठीक है ना, इनकी संख्या 6,603, ठीक है ना, 3 थी। अभी नवंबर 2018 में जन औषधि योजना वाज लॉन्च्ड। अब ये लॉन्च कब किया गया था, जो जन औषधि योजना है, इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2008। कई बार आप देखेंगे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में कुछ योजनाओं को लेकर के उसका वर्ष या उसको लिख देता है कि उसका ऑर्डर में लगा है कि कब कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस हिसाब से पूरा आपका एक सीक्वेंस मेंटेन करना होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जन औषधि जो योजना है, इसको कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपने देख लिया कि 2018 में नवंबर के महीने में जन औषधि योजना को शुरू किया गया था, और लॉन्च करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है, वो इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका, कि जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस पे हर किसी के लिए अवेलेबल करवाया जाए, जेनरिक मेडिसिन को, ठीक है। सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल्स है, उसने जन औषधि योजना को लॉन्च किया था नवंबर 2008 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या करना है, कि जो अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन हैं, इसके सप्लाई को मजबूत करना है, ठीक है ना, इसके सप्लाई को मजबूत करना है विद एफिकेसी एंड क्वालिटी कंपेरेबल टू द ब्रांडेड मेडिसिन, ताकि, और ये भी क्या होना चाहिए कि ये क्वालिटी मेडिसिन होनी चाहिए, क्वालिटी मेडिसिन। द स्कीम हैज बीन रीलॉन्च इन 2015, और इस स्कीम को वापस 2015 में शुरू किया गया था आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। सो इट वाज रीलॉन्च किया गया इसको 2008 के बाद 2015 में, जिसका नाम था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, ठीक है। एंड जो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया है ना, बीपीपीआई, इज रनिंग द जन औषधि सेंटर्स एज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रख पा रहे होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपको सोशल जस्टिस का भी टॉपिक आपको पढ़ना है पेपर 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते हैं टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकंसिडरिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि अभी
वर्तमान में अगर आप देखेंगे, अगर चर्चा करें अभी हम लोग, तो आपको ये मालूम होगा कि जो मेल और फीमेल हैं, जो गर्ल्स एंड जो बॉयज हैं, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल दोनों के जो एज है ना, उसमें अभी असमानता है। मैरिजेबल एज जो है, ठीक है ना, आप जानते हैं यहाँ पर 21 ईयर्स रखा गया है, 21 ईयर्स, और यहाँ है 18 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा, चूंकि मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाता रहता हूँ शाम के 4 बजे, तो वहां मैंने आपको बताया भी है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, कि जो मैरिजेबल एज है ना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो मेल और फीमेल का 21 साल और 18 साल, इसमें एक बात है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंतर्गत, वहां आप देखेंगे कि इन दोनों में समानता नहीं दिख रही है, मेल इक्वल टू फीमेल नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस डिफरेंस की वजह से जो कुछ यूएन के एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसकी वजह से जिसमें यह बताया गया है कि भारत में जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, इस डिफरेंस की वजह से इनकी संख्या सर्वाधिक है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसके ऊपर विचार करने के लिए अभी क्या किया है, एक टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकंसिडरिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। आप ये देखेंगे किसके लिए, ऑफ गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, इनके बारे में करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। सो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। सो देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स करके गठन किया है टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। जून 2020 में, 2 जून 2020 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, उसने एक टास्क फोर्स का गठन किया। तो यानी कि इसका जो गठन हुआ है टास्क फोर्स का, दैट वाज इन जून 2, ठीक है, इन दिस ईयर 2020, to examine the issues related to maternal age, maternal mortality and improvement in nutritional status of women। इसका काम क्या क्या है इस टास्क फोर्स का? तो पहला ये एग्जामिन करेगा इश्यूज रिलेटेड टू मैटरनल एज, दूसरा है मैटरनल मोर्टालिटी, और तीसरा है इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द वुमेन। सो ये 3 एस्पेक्ट हैं जिसके लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब देखिए, ये टास्क फोर्स विल एग्जामिन की पैरामीटर्स, कौन कौन से जो पैरामीटर है जिसको ये कंसीडर करने वाला है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो एक है इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, जिसको बोलते हैं IMR, दूसरा है आपके पास मैटरनल मोर्टालिटी रेट, दैट इज कॉल्ड MMR, फिर टोटल फर्टिलिटी रेट है आपके पास TFR, सेक्स रेशियो एट बर्थ, दैट इज कॉल्ड SRB, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड CSR, ठीक है ना, CSR, एंड मैरिज फॉर वुमेन। इतने सारे चीजों को वो कंसीडर करेगा, दीज आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर में वो कंसीडर करने के बाद अपनी रिपोर्ट को देने वाला है। विल ऑल्सो कंसीडर द ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेजेंट एज 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स। सो इट इज द मेन थिंग जो इन फैक्ट मैं बता दूं, इन सारी चीजों के बेस के ऊपर में जो मेन फोकस अभी रहेगा वो है एज को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड 21 ईयर्स। वैसे इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, ये तमाम चीजें जो हैं MMR, SRB, CSR, ये सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी इन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए आज जाइए आगे हम लोग बात करें। अभी देखते हैं क्या है कि एक इंडियन पिनल कोड है जिसको 1860 में इनैक्ट किया गया था। इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप किसी बच्ची से बनाया जाता है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, 10 इयर्स ऑफ एज से कम है, तो उसको क्राइम की कैटेगरी में इसमें रखा गया है, क्राइम रखा गया है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपने देखा होगा कि चाइल्ड मॉलेस्टेशन एंड रेप जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं समाज में, कुछ मानसिक विकृति वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक विकृति वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए आईपीसी के अंतर्गत, आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, ठीक है ना, ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करता है किसी भी बच्चे के साथ जो कि 10 ईयर्स से कलेस है, अंडर 10 ईयर्स है, तो इसको क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। फर्दर एक आपके पास इंपॉर्टेंट है, ईयर है 1929, ठीक है। इसमें 1929 में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के थ्रू इस बात को कहने की कोशिश की गई थी, ये बात स्टैब्लिश किया गया था कि लड़कियों के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए फॉर मैरिज वो होना चाहिए कितना, वाज फिक्स्ड एट 40, ठीक है। एंड मेन के लिए फिक्स करना चाहिए वो कितना, वो है 18। तो ये जो आप देखेंगे कि 1929 थ्रू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन मेन वाज फिक्स्ड एट 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आपने सारदा एक्ट के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, राइट। चलिए आ जाइए हम लोग बात करें। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया थ्रू द अमेंडमेंट इन द ईयर 1949, ठीक है। जो मिनिमम एज है फॉर गर्ल्स के लिए, मिनिमम एज उसको बढ़ा करके 14 से कितना कर दिया गया, 15 कर दिया गया, ठीक है, इंक्रीज किया गया, ठीक है। एंड इन 1978 अगेन इट वाज इंक्रीज। तो एक तो हो गया आपके पास 1949 में, दूसरा जो इंक्रीज होगा वो अमेंड किया गया वुमेन के एज को, वो किया गया कितना, 18 ईयर्स, ठीक है। और जो मेन के लिए है वो किया गया 21 ईयर्स, जो कि अभी भी हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है। और इसी 18 ईयर्स को, जिसको 1978 में
बढ़ाया गया था 15 से, इसी को फिर से बढ़ाने की बात हो रही है 2020 में। ये कितना करने की बात हो रही है? 21 ईयर्स होने वाली है, ठीक है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो ये ईयर्स है ना, इसको भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। अनचाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, इनकी जो दो एक्ट हैं आपके पास, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, इसमें भी मिनिमम एज जो रखा गया है मेन और वुमेन के लिए, वुमेन और मेन के लिए, वो है 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स, यानी कि जो महिलाएं हैं उसके लिए 18 साल की उम्र रखी गई है और पुरुषों के लिए 21 साल रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है अभी, ठीक है ना, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उन सभी में, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हो, हर जगह ये बताया गया है कि महिलाओं की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों की वो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। अब इसमें यह बात हो रही है कि इन दोनों एज को बढ़ाकर इक्वल कर देना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, यानी कि मेन और वुमेन दोनों का जो एज होना चाहिए दैट शुड बी द सेम, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो एज डिफरेंस है ना, ये हमारे समाज में अभी भी चाइल्ड मैरिज जो है, यानी कि जो बाल विवाह है, उसको इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी तरीके से वो रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट आ जाए। द एज डिफरेंस इन मैरिज इज बिटवीन वुमेन एंड मेन, यानी कि जो महिला और जो पुरुष है, ये आर्टिकल 14 का जो राइट टू इक्वालिटी है और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इन दोनों का क्या कहता है? ये वायलेशन है, इट्स वायलेट्स, ठीक है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 21। इसके अलावा यूनिसेफ का एक एस्टिमेट है, यूनिसेफ ने एक एस्टिमेट बताया है जो कि हर एक साल देता है एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 आर मैरिड इन इंडिया, ठीक है, ये इसमें बताया गया, दिस इज अ डेटा, ठीक है, गिवन बाय यूनिसेफ जो कि यूएन का एजेंसी है, मेकिंग इंडिया द कंट्री विद द मोस्ट चाइल्ड मैरिज इन द वर्ल्ड। अब आपको ये भी याद रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज अगर कहीं अगर हो रहा है तो वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है आपके देश, आपके अपने इंडिया में, ठीक है। तो इन सबों को अभी सेटल करना ज्यादा जरूरी हो गया, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव दिस इज जो क्राइटेरिया है उसको आपको बढ़ाया जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे पास 6th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग कंक्लूडेड, ठीक है ना, अभी हाल में। अब देखेंगे ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन सा देश शामिल है। आप देखेंगे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आइए हम देखें इसके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी हाल में हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। छठा जो है ये ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसको कंक्लूड किया गया है बीते कल को, यानी कि 17 सितंबर को। इसमें श्री संजय धोत्रे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने इसको अटेंड किया था, ठीक है। मीटिंग को जो होस्ट किया गया था, ये किया था मैक्सिम पर्सिन, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं ये डिजिटल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मास मीडिया ऑफ रशिया के, ठीक है। सो दैट वाज होस्टेड बाय रशिया, और जो इनके बिहाफ पे किया गया था रशिया की तरफ से जो आए थे वो थे मिस्टर मैक्सिम पार्सिन जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर हैं डिजिटल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया के रशिया के अंदर। अब देखते हैं मिस्टर फैबियो सालुस्टिनो मेसिस्क्यूटा डी फारिया, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपके ब्राजील के। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक, ये चाइना के मिस जियांग जिंग, इन लोगों ने भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। स्टेला तेमेसिया नबलिन अब्राहम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन पोस्टल सर्विस है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका से इन्होंने इसको अटेंड किया था। सो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल मैंने ये डाल दिया बिकॉज इट वाज इन योर न्यूज, ठीक है। अब इसमें एक कंसेंसस बना है ब्रिक्स का, अगर अभी समिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ कंसेंसस बनता है, और वो कंसेंसस किस चीज के ऊपर बना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें दरअसल कंसेंसस अभी बना है आईसीटी को लेकर के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, और इसको जो है ना ये एक्सेस करवाना है पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड संपूर्ण इज टू प्रोवाइड ऑनलाइन सेफ्टी टू चिल्ड्रन, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें फोकस करना है कि जो ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स हैं किसके लिए, तो वो चिल्ड्रन के लिए इसको प्रोवाइड किया जाए। सो दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसमें ये जो है सो क्या है डिस्कशन मिला है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन द यूज ऑफ आईसीटी, इनकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो है सो क्या करना है, ट्रस्ट और सिक्योरिटी इन दोनों को डेवलप करना है और इंश्योर करना है, ठीक है। सो लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो रूरल फोक्स है उनके लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनका ऑनलाइन सेफ्टी के लिए भी इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। अब ये जो ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स है ना, ये एनुअली मिलते हैं और इनका जो चेयरमैनशिप होता है वो रोटेशन में रहता है, ठीक है। इंडिया विल प्रेजाइड, इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर 2021 में इसको प्रेजाइड करेगा। इंडिया नेक्स्ट ईयर इसको क्या करेगा, प्रेजाइड करने वाला है, राइट।
चलिए अब आइए ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके बारे में बात करें। तो ब्रिक्स जो है इट्स ग्रुप ऑफ 5 मेजर कंट्रीज जो इमर्जिंग नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो पूरा का पूरा जो ब्रिक्स ग्रुप है ना, ये पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल पॉपुलेशन का 42% रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो पूरी आबादी इन 5 देशों में है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में, ये पूरी आबादी का यानी पूरी दुनिया की आबादी का 42% अपने पास इंश्योर करता है, ठीक है। एंड 23% ऑफ जीडीपी को होल्ड करता है, 23% ऑफ जीडीपी इसको होल्ड करेगा, एंड 30% ऑफ रीजन एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफिकली की बात करें तो ये 30% है, ग्लोबल ट्रेड में इसके पार्टिसिपेशन को देखें तो ये 18% है, एंड देखेंगे कि जीडीपी में इसका 23% है, एंड पॉपुलेशन में 42% है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर थिंग जो कि आपको ध्यान में रखना है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इवन जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये जो डेटा है यहां ये भी आपके काम आने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि ब्रिक्स वाज डिस्कस, ब्रिक्स को सबसे पहले डिस्कस किया गया था 2001 में गोल्डमैन सैक जो इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल इन अ रिपोर्ट ऑन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट फॉर द इकोनॉमीज ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। सो ये जो है ये गोल्डमैन सैक का इनफैक्ट एक तरीके से हम लोग बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनिल, ये इनके दिमाग का ये ब्रेन चाइल्ड रहा हुआ था, क्या वो था ब्रिक्स की परिकल्पना करना 2001 में, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि काफी प्रॉस्पेक्ट है इकोनॉमी को एक साथ ग्रो करने के लिए ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना का। बाद में चलकर इसमें साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए, जो पहला ब्रिक समिट हुआ था, द फर्स्ट ब्रिक समिट दैट वाज इन येकटेरिनबर्ग, रशिया में हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में। और इसमें जो डिस्कशन किया गया था कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू जॉइन द ब्रिक एंड केम टू बी नोन एज ब्रिक्स, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में इसको इन्विटेशन दिया गया था कि आप भी इस समूह को ज्वाइन कर सकते हैं। और 2011 में साउथ अफ्रीका अटेंडेड द थर्ड ब्रिक समिट सानिया, चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम। और 2011 में पहली बार साउथ अफ्रीका ने क्या किया था, जो थर्ड ब्रिक समिट था इसमें उसने अपनी शिरकत की थी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स इज टू एडवांस कॉपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सहयोग को क्या है बढ़ाना देना है, बढ़ावा देना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स इज टू एडवांस कॉपरेशन ऑन अ वाइडर स्केल बिटवीन द ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल कंट्रीज फॉर मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड नेचुरली बेनिफिशियल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं ये उनके लिए। सो ब्रिक इज इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी है। कुछ जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, ठीक है ना। और जो भी इससे संबंधित जो भी डेटाज है जो मैंने अभी आपको दिया है उन डेटाज को भी याद रखेंगे, देखिए आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फटाफट मुझे प्लीज बताइए कि चीजें समझ में आ रही हैं। इफ यस देन आई शुड प्रोसीड, ठीक है। इज इट ओके? ओके गाइस, चलिए सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग अपना कमेंट देना शुरू कीजिए, ठीक है। एंड यार प्लीज इन क्लास को ना प्लीज शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी है, ठीक है ना, एनविसाज अमेंडमेंट इन नेशनल वाटर पॉलिसी। इसमें संशोधन की बात की जा रही है, जो नेशनल वाटर पॉलिसी है इसमें संशोधन की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए इसका जो टू मीट द करंट चैलेंजेस इन वाटर सेक्टर, नेशनल वाटर पॉलिसी को अमेंड करने की बात की जा रही है। जो कभी वर्तमान में आप देखेंगे कि जल संकट गहराता चला जा रहा है, जो जल की संकट है, जो वाटर क्राइसिस है, वो एक ग्लोबल फेनोमेनन होता चला जा रहा है। और इंडिया में भी इतनी सारी नदियां हैं, आपके पास हिमालयन रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर्स है, लेकिन इसका मिसमैनेजमेंट होने की वजह से इतना फ्रेश वाटर का सोर्स हमारे पास होने के बावजूद भी इंडिया जो है एक वाटर जो है क्राइसिस वाला जो है कंट्री डेवलप हो गया। और इंडिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर वाटर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, जहां पर पानी पीने के लिए लोगों को टैंकर लेकर के आना पड़ता है और हफ्ते भी वेट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो नाउ इट इज द हाई टाइम टू थिंक ऑन दिस। और इसी वजह से जो नेशनल वाटर पॉलिसी है इसको अमेंड करने की बात हो रही है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी फॉर्म जो 2019 में नवंबर के महीने में, ठीक है ना। सो टू रिवाइज, किस चीज के लिए रिवाइज करने के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के भीतर इस नेशनल वाटर पॉलिसी को रिव्यू करना था, रिवाइज करना था। कोविड-19 एपिडेमिक जो है अफेक्ट करता है इस काम को, ये काम हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19।
So committee's tenure has been extended to further October till October 31st 2020. ठीक है, ये काम चूंकि इनको दिया गया था 6 महीने के अंदर ही ये काम निपटा लेना है, लेकिन आप जानते हैं कि वो समय था जिस समय कोविड-19 जो है सो वो क्या हो गया, वो आउटब्रेक हो गया और इट बिकम अ पैंडेमिक। इसीलिए इसके कार्यकाल को, ये जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, इसको रिवाइज करने के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी को, इसका टेन्योर बढ़ा करके अक्टूबर 31 कर दिया गया है 2020 तक। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग बात करें, ये जो कमेटी है ये करेगा, आपने करेंटली वर्किंग टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग इट्स रिपोर्ट, इतने ऑलमोस्ट अपना काम डन कर लिया है एंड इट इज अबाउट टू फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट। इस जो प्रपोज नेशनल वाटर यूज एफिशिएंसी ब्यूरो है, दैट इज कॉल्ड NBWUE, ये याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेशनल वाटर यूज एफिशिएंसी ब्यूरो है, will have overall responsibility for improving the efficiency of water use in various sectors like irrigation, drinking water supply, power generation, industries, cities and all other areas where water is used। ठीक है ना, इसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से इंप्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज को। सो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप मेंस के लिए इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन इंश्योर एफिशिएंसी इन वाटर यूज इन द कंट्री, ठीक है ना, इन द कंट्री। सो कैसे हम लोग वाटर यूज के एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव दिस, ये आप लोगों को मालूम है कि कैसे लिखना है और कैसे पोस्ट करना है, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो आप इस पे आंसर लिखिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस तरीके से वाटर यूज के एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सकता है इन वेरियस सेक्टर्स लाइक इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज, सिटीज एंड ऑल अदर एरियाज वेयर वाटर इज यूज्ड, where water is used. So that is again important for you। ठीक है, और इसको प्लीज तैयार कर लीजिएगा। वाटर यूज का किस तरीके से रैशनल यूज होना चाहिए, किस तरीके से इसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से या डायरेक्टली कहीं भी आपके, या तो ऐसे में देखिए, कुछ भी जो चीज मैं बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिहाज से, तो इसका मतलब पर्टिकुलरली आप किसी एक सब्जेक्ट में ना समझे, ये या तो आपके एनवायरमेंट में पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, या ऐसे का भी टॉपिक यहां से किसी तरीके से फैब्रिकेट करके आपके एग्जामिनेशन में ला करके आपके लिए रख सकता है। सो जिनके ऊपर मैं हाईलाइट कर दूं कि इसको फॉर श्योर कर लीजिए, तो निश्चित तौर पे इसको कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आप याद करेंगे, मेंस के वक्त आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और आप लोग हमेशा पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए, जो भी डिटेल्स वगैरह मैं देता रहता हूं उसको आराम से बैठ करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे होगा क्या, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख करके, यानी कि 3 रिवीजन एट वन टाइम आप करें विद इन 1 आवर। ठीक है, चलिए आज ये नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना फॉर वाटर पावर एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिस्टर रतन लाल खटारिया है। ठीक है, एनीवेज, सो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर इज अ मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2019। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर है ना, इसको मई 2019 में अंडर द सेकंड मोदी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। इट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, और ये जो वर्तमान मिनिस्ट्री है ये 2 मंत्रालय को मर्ज करके बनाया गया है, मर्जर ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सो 2 मंत्रालय, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन सभी को मर्ज करके इस मंत्रालय को डेवलप किया गया है। इसको भी प्लीज याद रखिएगा। करंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ के वाटर पावर के, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब ये नेक्स्ट है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में भी हम लोग हैं। कोविड-19 के दौरान भी हमारे यहाँ कई जगहों पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कई डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। उनमें से एक एग्जांपल है, वो टैक्स रिफॉर्म से भी जुड़ा हुआ होगा एक तरीके से, समझिए आप। तो इनकम टैक्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, इसमें बेटर यूज कैसे हम आईसीटी का कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, सो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में हाउ टू यूज बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। अब आज ये देखते हैं इनकम टैक्स का जो आपके पास टैक्स ट्रिब्यूनल है। देखिए, इनोवेटिव एंड एम्बिशियस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब आपसे कई बार ये भी सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इनोवेटिव एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कई बार इन चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कई बार मैं फ्रेजेस को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, प्लीज और प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे ना जिन चीजों को मैं बता रहा हूं, आपका अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश करो कि ये वो एरियाज हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में, किसी न किसी पेपर में या कहीं ना कहीं ऐसे में ये आपसे पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू का भी इवन पार्ट हो सकता है। तो इतने जब आप अलर्ट रहेंगे तो आप इन सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। is being used by the tax tribunal to provide speedy justice in the field of direct taxes, और इसका उद्देश्य क्या है, स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करना डायरेक्ट टैक्सेस के फील्ड में।
देखिए, ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स. So far, more than 5,000 cases have been dealt with after partial lockdown ends. तो देखिए कि इस ट्रिब्यूनल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना कितना ज्यादा जरूरी है कि जैसे लॉकडाउन पार्सली खुलता है वैसे ही 5,000 से ज्यादा केसेस को क्या किया गया, डील किया गया था पार्शियल लॉकडाउन के एंड के बाद से. सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको आप किया जा सके. अब ये जानते हैं कि जो इनकम टैक्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसके बारे में थोड़ा समझ लें. तो जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, ये एक स्टैट्यूटरी क्या है, एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है. स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसकी स्थापना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत किया गया है. दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके अंतर्गत किया गया है. इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत किया गया. ठीक है. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल इन नेचर, फॉर्म्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है. जो सेकंड ये जो है ये सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन डायरेक्ट टैक्सेस एरिया, वाइडली नोन एज मदर ट्रिब्यूनल. ये याद रखिएगा. ठीक है. सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है. ठीक है. और ये क्या करता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के लेकर के, ठीक है, उसको डील करता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मदर ट्रिब्यूनल के रूप में जाना जाता है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये करना है कि फेयर, एक्सेसिबल, जो सत्वर न्याय है यानी कि आइडियल, easy and speedy justice प्रोवाइड करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिब्यूनल. ठीक है. फेयर, एक्सेसिबल, सत्वर न्याय, दैट इज आइडियल, इजी एंड स्पीडी जस्टिस. यानी कि सबको उद्देश्य क्या है, निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय यानी कि आदर्श, आसान और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है. ठीक है. इन केस ऑफ जनरल हियरिंग इन मैटर्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स cannot be possible due to security reasons, the income tax tribunal has basically adopted innovative and ambitious use of information technology. ठीक है. चलिए, सो इतनी बातें हो गई. ये इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है आपके पास ITAT, ये हैज 36 बेंचेस, 63 बेंचेस अभी हैं इनके पास. बेंचेस फंक्शनिंग एट 28 रेगुलर स्टेशंस while 2 सर्किट बेंचेस आर प्रेजेंट इन वाराणसी एंड देहरादून. 2 इसके सर्किट बेंचेस भी हैं वाराणसी और देहरादून में. ठीक है. तो चलिए इतना. नेक्स्ट आ जाइए. एक आ जाइए, अभी एक चीज और भी है. ESIC इश्यूज गाइडलाइंस अंडर अटल इंश्योर्ड वेलफेयर स्कीम. ठीक है. इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग. ESIC, व्हाट इज दिस? दिस इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इट इज ESIC. इसके बारे में एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया, इसके बारे में बात करें. ठीक है ना. ये जो ESIC है, IC, इसने गाइडलाइन जारी किया है for application under the expanded Atal Insured Welfare Scheme, Atal Insured Welfare Scheme के अंतर्गत. ठीक है. राइट. टू द रिसेंटली अनएम्प्लॉयड ESIC बेनिफिशियरी मेंबर्स. ठीक है. अब इसको जो ESIC चेयर्ड बाय संतोष कुमार गंगवार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द अटल इंश्योर्ड वेलफेयर स्कीम. अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो अटल जो इंश्योर्ड वेलफेयर स्कीम है ना, इसको क्या करना है, बढ़ा के करना है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक. दैट इज फॉर 1 ईयर. ठीक है ना. यानी 1 साल के लिए बढ़ाने की बात की गई है. नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि इसमें यह भी डिसाइड किया गया है, जो भी मीटिंग हुई थी गंगवार साहब के लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में, कि इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ अलाउंसेस. इसमें क्या करना है कि जो बेरोजगारी भत्ता है, एक तरीके से समझें, रिलीफ है, अलाउंसेस, ठीक है ना, इसको इंक्रीज करना है. ठीक है. इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ अलाउंसेस जो कि लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट टू 50% ड्यू टू द कोविड-19. और इसका कारण क्या है कि किसी ने अगर कोविड-19 की वजह से, कारण से अगर अपना 50% से ज्यादा अगर उन्होंने क्या कर दिया, अपना एम्प्लॉयमेंट लूज कर दिया है, तो उन सभी को क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रिलीफ अलाउंसेस वो देना है. ठीक है. एंड कंसिक्वेंट लॉकडाउन टू 25%. राइट. सो इन 2 चीजों की वजह से आपको दिया जाएगा. द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ रिलीफ एंड एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर क्लेम्स विल कंटिन्यू फॉर 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक. ठीक है. जो बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ रिलीफ, जो रिलीफ का जो रेट है, जो इंक्रीज रेट है, और एप्लीकेशन फैसिलिटी वो क्लेम करेंगे फॉर क्लेम्स, वो कंटिन्यू करेगा 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि इस साल के आखिरी तारीख तक. अब अजय इसमें हम बात करते हैं, जो पेमेंट ऑफ द रिलीफ अमाउंट विल बी सेंड टू द डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स. ठीक है ना. अब ये देखते हैं कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, क्योंकि अब डायरेक्टली डीबीटी का प्रोविजन है, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर्ड. यानी कि आप अगर मान लीजिए किसी को ये भत्ता अगर मिलना है, तो बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा जिसके थ्रू आपको पैसा लेना होगा. आप एलिजिबल हैं, आपका डिटेल्स सरकार के पास है, सरकार डायरेक्टली आपके ट्रांसफर में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी. ठीक है. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. वर्तमान में जो ESIC है ना, ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स एंड सर्विसेज टू
3.49 crore families and providing cash benefits and medical care at affordable rates to 13.56 crore beneficiaries. So ये भी ध्यान में रखने की बात है, दैट इज क्वाइट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट, इसका मतलब यह है ESIC अगर देखें तो भारत के लिए एक प्रकार से एक वरदान का दिया हुआ एक कॉर्पोरेशन है। करेंटली इसके ऑफिसेज 566 डिस्ट्रिक्ट्स में है एटसेट्रा। अटल इंश्योर्ड पेंशन वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये आप देख लीजिए, अटल इंश्योर्ड वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई को 2018 में, 1 जुलाई 2018 में। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी इंश्योर्ड पर्सन होते हैं ना, उनको क्रैश कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि अटल जी के बारे में जो बात हो रही है योजना के बारे में, उसके इंप्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है? ESIC कर रहा है। अब अजय एक और गाइडलाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू गाइडलाइंस फॉर पॉटरी एक्टिविटी। जैसा आपने देखा है कि जो पॉटर्स कम्युनिटी है उनकी पॉटरी एक्टिविटी को क्या करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि ये क्या हो सके, फ्रूटफुल हो सके। अब ये देखिए क्या है साहब, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME जो है has brought new guidelines for a new scheme of pottery activity. Plans to be launched with an outlay of rupees 130 crore in 2020 targeting more than 80,000 beneficiaries for pottery making and beekeeping. Beekeeping के ऊपर भी स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पॉटरी मेकिंग एंड बी कीपिंग, ठीक, 130 करोड़ 2020-21 टारगेटिंग मोर देन 8,000 बेनिफिशियरीज, सॉरी 8,000। अब ये जो न्यू इनिशिएटिव लिया गया है साहब मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, along with beneficiaries oriented self employment schemes, इसका उद्देश्य क्या है? रेजोनोवेट करना है द ग्रास रूट इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। ठीक है, अब जो पॉटरी एक्टिविटी मींस दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इक्विपमेंट सच एज चॉक्स, क्ले ब्लैंचर एंड ग्रैनुलेटर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पॉटरी। अब ये जो है पॉटरी एक्टिविटी को, ठीक है ना, एक्टिविटी मींस दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड इक्विपमेंट। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगी जिसमें चॉक होगा, क्ले ब्लैंचर होंगे एंड ग्रैनुलेटर्स होंगे, कि ताकि क्या होगा, पॉटरी के विकास को किया जा सके, उसको बढ़ाया दिया जा सके। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे ना कि एक तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है। साथ ही साथ जो हमारा क्राफ्ट्समैनशिप है जो कि रूरल एरियाज में, उसको स्ट्रेंथन करने का है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी जो प्रयास हो रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत के मजबूत करने के लिए भी हो रहा है, कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए भी हो रहा है। In addition, it will also facilitate self-help groups for traditional pottery artisans as well as non-traditional pottery artisans to make wheel pottery and press pottery and jigger jolly stones. To increase production, of course, increase production, pottery artisans have to increase technical knowledge and develop new products at a low cost. आप जानते हैं कि हर जगह पे जब अंग्रेज भी आए तो हम लोग क्या थे, उनके बनाए हुए जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे, उनके आगे हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप था वो सफर करने लगा। तो अब सरकार ने ये बहुत ही सोच समझ कर इन सारी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि जो भी हमारा परंपरागत जो भी उद्योग है, जहां पर हमारा रूरल फोक इन्वॉल्व है, वहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा हम टेक्नोलॉजी को पहले सब क्या करेंगे, वहां इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि प्रोडक्शन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो, जो यील्ड आए हमारे पास वो इंप्रूव आए, और साथ ही साथ इनकी संख्या भी ज्यादा हो सके, ताकि जो हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास इकोनॉमी को, उसको हम टैप कर सकें। ठीक है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्वालिटी अगर इंप्रूव होती है, तो निश्चित तौर पे आज के जमाने में इसका ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। आप देखिए जब दिवाली वगैरह में आप जाते हैं तो पहले हम लोग भी दिए, घड़े, ये सारी चीजें खरीदते थे, लेकिन किसी पे डेकोरेशन अगर ज्यादा है, फिनिशिंग ज्यादा अच्छी लगती है, ग्लॉसी अगर रहता है, तो हमारी नजर एक बार उधर जरूर को जाती है। अगर वो हमारे अफोर्डेबल कॉस्ट पे थोड़ा से ज्यादा पैसे के साथ अगर हमको मिल सकता है तो निश्चित तौर पे हम उस तरफ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अभी क्या है कि इस तरीके की चीजें प्राइवेट सेक्टर में आए या फिर कहीं कुछ और भी हो या कहीं से कुछ बाहर से सामान आए, इससे पहले कि हम इन सारी चीजों को करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। अब ये देख पा रहे हैं, जो फैसिलिटेट्स स्किल डेवलपमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिजन्स फॉर डिजाइनिंग न्यू यूटेंसिल्स एंड मेकिंग ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट वन। डेवलप द नेसेसरी मार्केट लिंकेजेस। अब इसमें क्या करना है कि इसके बाद मार्केट को लिंक भी करना है, इसके लिए फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काम करेगा बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद एक्सपोर्ट एंड लार्ज बायर कंपनीज। द pottery makers have to be proficient in making glass utensils, right? चलिए, सो ये सारी चीजें, न्यू गाइडलाइंस फॉर बी कीपिंग एक्टिविटी इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ये देखिए क्या है साहब, मधुमक्खी पालन को लेकर के एमएसएमई, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसने एक नया इनिशिएटिव गाइडलाइन जारी किया है, बी कीपिंग एक्टिविटी प्लान्स टू बी लॉन्च्ड विथ एन आउटले ऑफ रुपीज 130 करोड़ इन 2020-21। टारगेट किया गया मोर देन 8,000 बेनिफिशरीज फॉर पॉट्री मेकिंग एंड बी कीपिंग को लेकर के, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये कोशिश कर रही है कि रिवाइव इंडस्ट्रियल प्रोसेस एट लोएस्ट लेवल इन रूरल एरियाज। रिवाइव इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी देगा, हमें मजबूत करेगा, ठीक है ना। सो रिवाइव द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एट द लोएस्ट लेवल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। Plans have been expanded with the aim of contributing to the Self-Reliant India campaign। इसका भी उद्देश्य क्या है, सेल्फ रिलायंट जो कैंपेन है, जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसको मजबूती प्रदान करना। बी कीपिंग एक्टिविटी जो स्कीम है ना, गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड क्या करेगा, सहायता देगी बी बॉक्सेस को लेकर के। आपके पास जो बी बॉक्सेस होते हैं मधुमक्खी के लिए, जो लकड़ी के बनाए जाते हैं, जाल वाल लगा रहता है, वो प्रोवाइड करेगा। टूल किट्स देगा अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत माइग्रेंट लेबरर्स विल बी प्रोवाइडेड बी बॉक्सेस, ठीक है ना, बी बॉक्सेस एज वेल एज बी बॉक्सेस इन द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट कैंपेन, राइट। अब इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, 5 days ट्रेनिंग होगा, विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द आर्टिजन्स, एडिशनल वैल्यू, ये क्या करेगा, इंक्रीज इनकम ऑफ द आर्टिजन्स। इससे क्या होगा, एडिशनल वैल्यू हैज बीन अरेंज्ड फॉर द प्रपोज्ड हनी प्रोडक्ट्स। चलिए, एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर बी कीपिंग, ये साइंटिफिक मेथड्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंश्योर की जा रही हैं इस समय। एट द आउटसेट ऑफ 2050, बी कीपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ट्राइबल्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स प्रपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्कीम ड्यूरिंग 2020-21 2050 beekeepers. An additional provision of 50 crore has been made for the development of beekeeping honey clusters. अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्लस्टर डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। सो बी कीपिंग में हनी क्लस्टर्स बनाए जाएंगे अंडर द स्फूर्ति स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है। अंडर द स्कीम क्या है, स्फूर्ति स्कीम मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, अंडर द स्फूर्ति स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री। चलिए साहब, अब आइए एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है, ये भी देख लें। कोसी रेल मेगा ब्रिज रेडी टू डेडिकेट इंडिया, ठीक है ना। ये कोसी रेल मेगा ब्रिज, ये देखिए क्या है साहब, नरेंद्र मोदी जी ने अभी डेडिकेट किया है हिस्टोरिक कोसी रेल मेगा ब्रिज टू द नेशन ऑन 18 सितंबर 2020 at 12 noon through video conference. Along with this, Prime Minister Narendra Modi will also inaugurate a new rail bridge on Kyul River, Kyul नदी के ऊपर में इस ब्रिज को बनाया जाएगा। 2 new railway lines and 5 electrification projects and electrical locomotive set in Barauni and 3rd line project between Bar Bakhtiarpur. चलिए, ये जो आपके पास है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोसी रेल मेगा पुल राष्ट्र को समर्पित, ठीक है। कोसी मेगा जो ब्रिज लाइन प्रोजेक्ट है ना, इसको अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2003 और 4 में ही। कोसी मेगा ब्रिज लाइन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 2003 and 4 इटसेल्फ। जो कोसी रेल महासेतु है ना, ये 1.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसका जो कॉस्ट लगा है, जो लागत कॉस्ट है, वो 516 करोड़ रुपए का है। दिस ब्रिज हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, और ये काफी रणनीतिक महत्व का है भारत नेपाल बॉर्डर के पास, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका है। With this project dedicated, 86-year-old dream and long wait for the people of the region will be fulfilled. ये काफी लंबे समय से जो इस क्षेत्र के लोग थे, जो निवासी थे, उनका ये डिमांड आ रहा था कि इसको फुलफिल किया जाए, इस रेल लाइन को डेवलप किया जाए। तो इसको अब देश को समर्पित करने के बाद, इस महासेतु के बाद, जो काफी लंबे समय से जो मांग चल रहा था, आप देख रहे हैं कि देश की आजादी से पहले से मांग चल रहा था, 18-year-old dream has come true now. Dedication of Kosi Rail Mahasetu will be a defining moment for the history of Bihar and entire region connected with the North East, ठीक है। बिहार और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ भी इसको कनेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। 1887 ईस्वी में एक मीटर गेज लिंक जो है वाज बिल्ड बिटवीन निर्मली एंड बतिहानी, ठीक है, बतिही, ठीक है।
which during heavy floods and severe Indo-Nepal earthquake 1934 served rail contact and later overflowed the coastal part of the Kosi River, which resorted this rail attempted to do. Kosi is a transboundary. अब कोसी के बारे में समझ लेते हैं. एक transboundary river है that flows through Tibet, Nepal and India. कोसी एक transboundary river है जो कि तिब्बत में, नेपाल में और इंडिया से होकर के प्रवाहित होती है. इसका जो टोटल लेंथ है बहुत 724 किलोमीटर का है और इसको बोलते हैं कि ये जो है बिहार का शोक है. ठीक है, बिहार का शोक है. इसके बारे में जानते हैं कि ये कोसी जो है अपनी नदी, अपना मार्ग है बहुत तेजी से बदलती है और इस पे हमेशा बाढ़ आता रहता है. ठीक है ना, तो एम्बैंकमेंट बनाना बड़ा मुश्किल का काम होता है. बाढ़ से हमेशा ये जो इलाका है वो ग्रसित रहता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शोर ऑफ बिहार, कर्स ऑफ बिहार. वर्ल्ड पेशेंट डे, ये अब 17 सितंबर यानी जो कल था 17 सितंबर को, ये वर्ल्ड पेशेंट डे था. वर्ल्ड पेशेंट डे. ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया पेशेंट सेफ्टी एज ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी WHO के 194 मेंबर स्टेट्स के द्वारा एट 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन मई 2019 as World Patient Safety Day. Resolution WHA 72.6 every year has decided. ठीक है, चलिए आ जाइए. इसका उद्देश्य क्या है? जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे अगर हम मना रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज करना पब्लिक अवेयरनेस को. सो अवेयरनेस को इंक्रीज करना, पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करना एंड इंक्रीज द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड टेक एक्शन टू प्रमोट ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड पेशेंट सेफ्टी. ठीक है, ये सब करना. थीम ऑफ द पेशेंट सेफ्टी दिस ईयर इज हेल्थ वर्कर सेफ्टी, प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी and slogan safe health worker and safe patient. So this is the objective of that. So sir ma'ams, I hope कि ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको. The times call for action. Health workers speak for safety. Objective क्या है वर्ल्ड पेशेंट डे 2020 का? Raising global awareness. अवेयरनेस याद रखा करें, की पॉइंट हमेशा याद रखिए ग्लोबल अवेयरनेस को, ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद द पेशेंट सेफ्टी. राइट, ओके, गुड वन. सो आई इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें हैं. ठीक है ना. इंप्लीमेंट इमीडिएट एंड परमानेंट एक्शंस. इमीडिएट एक्शंस भी कुछ हैं, परमानेंट एक्शंस भी हैं. स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इन द सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर्स एज अ प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट स्टेक होल्डर्स. राइट गाइज, चलिए. प्रोवाइड रिकॉग्निशन ड्यू टू द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ऑफ द हेल्थ वर्कर्स स्पेशली अमंग द करंट फाइट अगेंस्ट द COVID-19. सो इट वॉज दिस प्रोग्राम. ठीक है, शाम में 4 बजे हम लोग फिर बात करेंगे. इन सारे पॉइंट्स को मैं बता दूं कि आपको कई चीजें, जो लोग भी सीरियसली अगर इसको पढ़ पा रहे हैं तो मैंने आपको कई चीजों से लिंक करके बताया कि मेंस में आपको क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स यहां से उठाने हैं, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ये आप समझ पा रहे होंगे. इसका नोट्स बनाते चले जाइए और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जब आप मंथ एंड में होंगे, जब आप फिर एग्जामिनेशन के करीब होंगे, तो आपको इन सारी चीजों को आपको रिवाइज करना, रिकॉल कर पाना बहुत ही इजी काम होगा. बस आप तसल्ली से इसको करते चले जाइए और मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे. अब चूंकि कई बार स्वास्थ्य कारण है, उससे कुछ उस पर तो हमारा कुछ बस होता नहीं है, कुछ फैमिली हेल्थ इमरजेंसीज हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा 2 दिन क्लास गैप हो गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं कॉम्पनसेट आपका कर दूं. जो 2 क्लासेस हैं मैंने कंटेंट बना लिया था, बस मेरे पास डिलीवरी का टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई. अदरवाइज मैं इसको कर चुका होता. मैं इसको देखता हूँ कि सैटरडे संडे को अगर पॉसिबल हुआ तो जो क्लासेस आपके मिस हो गई हैं वो उस डेट वाइज मैं आपको करवा दूंगा. ठीक है, सो इट्स माय प्रॉमिस. अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं इसके लिए कमेंट में आप मुझे जरूर लिख के दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए. थैंक यू वेरी मच. सो इट्स अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस हुआ करेगा. और मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी लोग हैं, अभी मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा है जो कि 10 सितंबर से शुरू हुआ है. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस को, और इट्स द राइट टाइम यार जिस समय आप क्या करेंगे प्लस को लेकर कर सकते हैं. और आपको मालूम है कि प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो और ये पवन 10 का कोड यूज करें और यूज करने के बाद यू कैन ज्वाइन द कोर्स. नॉट ओनली मी, बल्कि पूरे जो भी अनअकैडमी यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स को आप इस कोड के थ्रू पढ़ सकते हैं. पवन 10 का कोड यूज करना होगा. राइट, आपके पास 2 मॉडल हैं, प्लस का भी आइकॉनिक में. आइकॉनिक के स्पेशल फीचर्स क्या है कि पर्सनल कोच यहाँ मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एक्सेट्रा मिला करेंगे. ठीक है, अभी का जो है फी है जो कि अब समझ लीजिए कि लो फी है, अभी 2-4 घंटे 5 घंटे में बदल जाए, वी कैन नॉट से. ये 1 ईयर का 44,000, 2 ईयर का 64,000. ठीक है ना. और यहाँ पर आइकॉनिक का 1 ईयर का और 2 ईयर का है ये 64,000, 99,000 रेस्पेक्टिवली. पवन 10 का कोड अप्लाई करें, 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा. डिस्काउंट, ठीक है. सो अभी कर लीजिए, पता नहीं जब मैं क्लास अभी ले रहा हूं तभी इसी बीच में बढ़ जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक है, आपके पास कम समय. डोंट वेट फॉर एनीथिंग, रश एंड गो एंड परचेज एंड हैव दिस सब्सक्रिप्शन. ठीक है,
5th ऑफ अक्टूबर से मेरा पूरा पूरा बैच आ रहा है इंटायर जीएस का, 5th ऑफ अक्टूबर से। तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है ना, डोंट वेट फॉर एनीथिंग 5th ऑफ अक्टूबर से। चलिए लेट्स क्रैक इट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर डे।